तो जब हम पैसा एक्ट की बात करते हैं तो लोगों के मन में बड़ा सवाल आ जाता है। जो जनजाति समाज है, उनके विषय हैं, उसको लेके जो है लोगों की अवेयरनेस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। वो बड़ा ही वाजिब है, क्योंकि जनजाति समाज और उसके विषयों के ऊपर जो है जनता के मन में जो है इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो बार बार हम देखते हैं कि ऐसे विषय जो हैं वो लोगों के मानस पटल में रहते नहीं हैं। यदि हम पैसा एक्ट को समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जनजाति समाज जो है उसका इतिहास क्या है, किस तरह से उसका भारत की सांस्कृतिक धरोहर में किस तरह से उसका उदय हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यदि मैं बोलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, एक कहानी है। मैं इसको कहानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी किसी तरह से पुष्टि मेरे समक्ष नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मुँह से सुनी है, तो मैं इसलिए आपको कहानी सुना रहा हूँ। एक कहानी है, एक हमने ग्रंथ का नाम सुना होगा आगम। जैनों में आगम होता है, बुद्धों में बौद्धिस्ट में आगम होता है, सनातनियों में भी आगम होता है। तो ये जो आगम होता है, तो आगम जो है, लोग कहते हैं कि पहली बार जो आगम है वो शिव ने पार्वती को सुनाया था। और जब शिव ने पार्वती को सुनाया तो पार्वती के मन में प्रश्न आया कि ये आगम कहाँ से, आप ये लेके कहाँ से आए हो। जब ऐसा शिव जी पार्वती जी के मन में प्रश्न आया तो उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया कि ये आप कहाँ से लेके आ गए। तो उन्होंने बोला, देखो, आगम का मतलब ये है कि हम किस तरह का जीवन जिएंगे जो कि हमें मोक्ष और सबसे ज़्यादा सुख की तौर के ओर ले जाएगा। जब हम ऐसा, हमारे पास कुछ तो कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो हमने उसको, उसके जो नियमावली बनाई है वो हमने आगम में बनाई है। तो बोले, ये कहाँ से ले आए आप। तो बोले, मैं ये इसको लेके आया हूँ, ये जो हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो आदिम समाज रह रहा है, उनसे लेके आए। क्योंकि मैं जब इनका जीवन देखता हूँ तो इनका जीवन जो है लोभ है, मोह, ठीक है, इससे परे है। इनका जीवन जो है मोक्ष की तरफ जाता है, और मैं चाहता हूँ कि वो मोक्ष जो है हर व्यक्ति को प्राप्त हो। इसलिए जो इनका जीने का तरीका है उसको मैं लेके आया हूँ आगम में। इनके जीने का तरीका जो है वो जीवन जो है आदमी को सुख की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो ये सोच के मैं जो है इनके जीवन शैली को मैं लेके आया हूँ। जीवन शैली मतलब इनकी संस्कृति। अब इस संस्कृति से हमको सीखना चाहिए कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। तो जब शिव पार्वती को ये सुना रहे थे तो उसी दौरान क्या है, बाजू में नंदीगण थे और जो आदिम समाज था वो भी सुन रहा था। उनके मन में यह बात आई कि हम जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, आप भारतवर्ष में जब भी देखेंगे ना तो जनजाति समाज में लगभग शिव जो है इष्ट देव हैं। तो सभी कहीं ना कहीं शिव को मानते थे। तो बोले, हमारे इष्ट देव जो हैं वो कहते हैं कि हमारे जैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ है, इसमें सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उनमें बड़ी खुशी हुई। खुशी होने के साथ साथ उनके मन में एक ये विषय आया कि जो हमारे इष्ट देव हैं वो कहना चाहते हैं कि ऐसा जीवन जियो सब लोग। तो उन्होंने फिर तुरंत एक संकल्प भी लिया। क्या संकल्प लिया कि हम जैसा जीवन जीते हैं इस जीवन में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हम इसको अधिक से अधिक वैसे ही जिएंगे जैसा हम आज जी रहे हैं। हम इसको भविष्य की तौर आगे नहीं बढ़ा के ले जाएंगे, क्योंकि ये जो जीवन आज हम जी रहे हैं वही जो है सर्वश्रेष्ठ जीवन है, वही सुख की प्राप्ति कराएगा, वही शांति देगा जीवन में, वही मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। तो ऐसे करके उन्होंने मन में प्रण लिया। अब उनके मन में विचार विमर्श हुआ कि हम कैसे जो है इस जैसा हम जी रहे हैं वैसे ही हम जिए, हम इसमें अपनी संस्कृति जो है, क्योंकि संस्कृति का मतलब ही होता है जीने का तरीका। आप जैसी जीवन शैली जी रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा ओढ़ रहे बिछा रहे हैं, किस तरह से जीवन आपका सुबह से लेकर शाम तक के जी रहे हैं, इस पे जो है यही आपकी संस्कृति होती है। तो बोले, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, उसको जैसे का तैसा बना के रखेंगे। इसके लिए उनका विचार विमर्श चला। तो जब विचार विमर्श चला तो उनके मन में, उनके बीच में क्या सामंजस्य बैठा कि हम एक ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जहाँ पे जो है हमको कोई भी अन्य जो व्यक्ति है, अन्य जो समूह है, वो आके कहीं से डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमको हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, हमको बदलने की कोशिश नहीं करेगा। तो हम वैसा यदि जिएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। तो उन्होंने फिर एक मन में प्रण लिया कि हम एकात्म में रहेंगे।
एकात्म में हम अलग अलग थलग रहेंगे कहीं पे। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जो है जितनी भी संस्कृतियां निकली है ना, संस्कृतियों का उदय भी जो है कहीं ना कहीं जनजातीय इस सांस्कृतिक थीम से निकला है, एकात्म से निकला है। हम देखते हैं कि जहाँ पे जो उनके इष्ट देव हैं, खुद शिव जो हैं, अपना जीवन सारी मोह माया त्याग के, अपना राजपाट त्याग के, उनके 5 द्वीपों के जो है अधिपति कहलाते थे शिव, उन्होंने सभी को त्याग के ऐसी जगह रहना चाहे जहाँ पे एकात्म है। क्योंकि एकात्म में क्या है, हम अपने मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, हम अपने आप को जो है व्यवस्थित करते हैं। इस एकात्म की थीम पे जो है भारतवर्ष की संस्कृति जो है चल पड़ी। किनके माध्यम से चल पड़ी? जनजातियों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हम एकात्म रहेंगे। हम देखते हैं कि देश में गौतम बुद्ध को ले लें हम, चाहे भगवान महावीर स्वामी को ले लें, यदि हम सब देखते हैं तो ये अपना जो मनन चिंतन है, जो अपना एकात्म है, वो जरूर स्थापित उन्होंने किया है। क्योंकि उस एकात्म पे ये ऐसे महापुरुष थे जो समझते हैं कि उस एकात्म पे जो है इस देश की संस्कृति आधारित है। आदि गुरु शंकराचार्य को हम देखते हैं, हम गोंडों के इष्ट देव पहांदी कुमार लिंगों को देखते हैं, सभी एकात्म में रहते हैं और एकात्म में मनन चिंतन करते हैं कि हम मनन चिंतन करने के बाद जो है हम समाज को एक नई दिशा देंगे। एक वह रहता है, लेकिन जनजाति समाज का जो मूल तत्व था कि पूरे देश का जो है भविष्य जो है, भविष्य की संस्कृति जो है, सांस्कृतिक आधार है, वो जो है वो किस पे आधारित होने वाला, वो हमारे ऊपर आधारित होने वाला है। तो हम इसकी रक्षा करके चलेंगे और इसको हम अनंत काल तक लेके चलेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण लेके जो है वो निकल पड़े। अब उन्होंने जहाँ जहाँ वो रहना पसंद करे, उन्होंने क्या स्थापित किया? अपना एकात्मवाद किया गया कि हम दूसरे जो हैं, जो लोगों का समुदाय है, उनसे हम थोड़ी सा दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है एक संस्कृति का आधार है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाना चाहता हूँ कि जैसे कोई हमारा एक मिनरल रहता है, उदाहरण के लिए हम लोहा ले लेते हैं, लोहे का जो एक ओर रहता है जो पत्थर जैसा दिखता है, तो ये जो ओर है ये उसका मूल आधार रहता है, मूल है उसका लोहे का। लेकिन जब लोहा जब निकलता है, लोहे को हम परिष्कृत करते हैं और परिष्कृत करने के बाद हम उसे विभिन्न तरह के, मैं बोल रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा तरह की विभिन्न चीज़ें हम बनाते हैं। तो जब हम लोहे से और भी चीज़ें बनाते हैं तो वो उसका परिष्कृत स्वरूप आ जाता है। परिष्कृत यानी कितना अच्छा से अच्छा हम बना सकते हैं, कितना हम उसमें और नई चीज़ें जोड़ सकते हैं, कितने हम उसमें अच्छा लगे। किसी भी चीज़ का जो रहता है 2 स्वरूप हमेशा रहते, विद्यमान रहते हैं। एक उसका रहता है मूल, एक उसका रहता है परिष्कृत फॉर्म। परिष्कृत तत्व जो रहता है वो अभी हमको नया से नया दिखता है, और मूल जो रहता है वो उसी तरह रहता है जैसा कि वो था। तो हम जब भारत की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, इस देश की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो मूल है इस देश का वो जनजातियों की संस्कृति है। और जब हम उसके परिष्कृत स्वरूप को देखना चाहते हैं जब, तो हम देखते हैं कि इस देश के अंदर की सभी संस्कृतियां हैं, सबकी कहीं ना कहीं मूल जो है वहीं से आया है। क्योंकि आप देखिए इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अचानक प्रकट होकर आ गया है, सबके पूर्वज कभी ना कभी आदिम कालीन युग में रहे हैं। यदि हम विज्ञान की बात करें और आध्यात्म की बात करें तो भी हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं सबके पूर्वज जो हैं उस आदिम कालीन में रहे हैं। तो उस आदिम कालीन में जब रहे हैं तो उनके पूर्वज भी जो कहीं ना कहीं थे वो आदिम जीवन जी रहे थे, कभी ना कहीं एकात्म की संस्कृति जी रहे थे। ये इस देश की संस्कृति का आधार है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो जनजातियों के एक समूह ने, जिनको आज हम जनजाति कहते हैं, एक समूह जो था इस देश के आदिम कालीन लोगों का था, उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति का मूल आधार बचाने के लिए जो है हम एकात्म में जिएंगे, हम दूर कहीं नहीं जाएंगे, हम लोगों से इतना मिलेंगे जुलेंगे नहीं, उनके साथ सांस्कृतिक विलय नहीं करेंगे। इस तरह की उनकी मानसिकता थी। ये मानसिकता जो थी उनका सिर्फ एक ही मकसद था, उनको मालूम था कि इस देश की यदि संस्कृति को बचाना है तो उसके मूल को बचा के रखना जरूरी पड़ा। तो मूल को बचाने के लिए उन्होंने एकात्म में जीना शुरू कर दिया, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लाखों साल तक जो है वे लगभग उसी स्वरूप में रहे जिस स्वरूप में वो लाखों साल पहले रहते थे। उन्होंने अपने सांस्कृतिक स्वरूप को बदलना नहीं चाहा।
हाँ, आज की बात में हम देखते हैं कि जनजातीय समाज भी जो है उसका सांस्कृतिक आधार काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन कब हुआ है? जब वो भूल गए कि उनके जीवन का ध्येय क्या है। उनके जीवन का ध्येय क्या है? संस्कृति की रक्षा करना है, क्योंकि संस्कृति की रक्षा ही जो है वो इस देश का आधार है। तो जब हम ये देखते हैं कि वो अपनी संस्कृति के आधार के लिए एकात्म में जीते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मैं जो बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं दूसरे आधार भी रहते हैं, हम परिष्कृत भी करते हैं। तो बाकी जो समुदाय हैं, जो जनजातियों के अलावा इस देश के हैं, इस देश के जिनके पूर्वजों ने जन्म लिया है, इस देश के प्रति जिनकी आस्था है, उनके मन में क्या था? उनके मन में था कि भैया हम अपने सांस्कृतिक आधार को जो है अधिक से अधिक परिष्कृत करेंगे। परिष्कृत करने के लिए जो है हमने स्टेप वाइज कुछ ना कुछ परिवर्तन किए हैं। हम देखते हैं कि हमारे इसमें जब दया, करुणा, ऐसी भावना, अहिंसा, इस तरह की भावना का जब आता है, जब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये हमारे संस्कृति में परिष्कृत होना चाहिए, तब हम देखते हैं कि जैन हैं, बुद्ध हैं, ये जो है बौद्ध हैं, इनका उदय होता है। ये हमारे संस्कृति के परिष्कृत फॉर्म है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम विदेशी आक्रांताओं से लड़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें पुनः एक एकता के सूत्र में पिरो के आने की जब बात आती है, तब हम देखते हैं कि हम एक और परिष्कृत जो है भाव लेके आते हैं, हिंदू। ये जो है परिष्कृत भाव हैं इस देश की संस्कृति के, लेकिन मूल आधार जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मूल आधार क्या है आपका? जनजातीय संस्कृति। वो जो अंग्रेजों के जाते जाते तक जो है अपने मूल भाव में रहने की उन्होंने इन्होंने प्रण लिया था उसको पूर्ण किया। अब आप देखेंगे कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अंग्रेज़ आए इस देश में और मुग़ल, उनसे पहले मुग़ल आए, तो इनका एक मूल भाव ज़रूर ये भी था। क्या मूल भाव था? कि हम जो है, हम आए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके जाएं, और लेके जाके बाद जो है इनको बदले में क्या देके जाएं? हम अपनी जो है आस्था देके जाएं। तो उनके जो हैं पहले से प्रायोजित जो हैं, उन्होंने अपने आस्था के प्रसार, उनके लिए जो धर्म था, धर्म का प्रसार के लिए जो है वो आए। तो हम जब देखते हैं कि जब आज के जनजातीय समुदाय जो है, जब वो जंगलों के बीच में रहता था, तो मुग़लों को थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि उनका जो मूल उद्देश्य था, प्रथम जो था, वो जिस तरह की लूटने के लिए जो सामग्री थी, वो सामग्री जो थी वो जंगलों में उपलब्ध नहीं थी। तो उन्होंने उनको बहुत, यानी अंग्रेज़ों के कंपैरिजन में मैं मानूंगा कि काफ़ी कम जो है छुआ। लेकिन जब हम अंग्रेज़ों की देखते हैं, तो अंग्रेज़ों की जो है लूट का साधन जो है ना, वो भी काफ़ी अंतर है। किस तरह से अंतर है? कि अंग्रेज़ सोना चांदी हीरा मोती अकेले लूटना नहीं चाहते थे। वो क्या लूटना चाहते थे? इस देश से खनिज लूटना चाहते थे, इस देश में लकड़ी ले जाना चाहते थे। तो जब वो खनिज और लकड़ी लूट के ले जाना चाहते थे, अब आप खनिज और लकड़ी का विषय मैंने क्यों रखा है, मैं बड़ा आपको विषय बताता हूँ कि आप क्या करें। एक बहुत अच्छा आसान सा तरीका है, इस देश के अंदर जो है एक नक्शा बनाएं देश का, और ऐसे स्थानों को अंकित कर लें जहाँ पे खनिज ज़्यादा मिलता है। दूसरा, एक नक्शा और बनाएं ऐसा स्थानों का जहाँ जहाँ जंगल ज़्यादा है। एक और नक्शा बना लें ऐसी जगहों का जहाँ पे वर्तमान का जनजातीय समुदाय ज़्यादा रहता है। जब हम ये तीनों नक्शे के एक के ऊपर एक रख के देखेंगे, तो क्या पाएंगे कि लगभग तीनों नक्शे एक से हैं। और ये बात अंग्रेज़ ज़्यादा अच्छे तरह से समझते थे। तो अंग्रेज़ ज़्यादा अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको लूट के ले जाना था लकड़ी, उनको लूट के ले जाना था खनिज। तो खनिज को और लकड़ी को निकालना है, तो कहाँ से निकालना पड़ेगा? जहाँ से आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे खनिज और लकड़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने जब प्रथम दृष्टया प्रयास किया हम वहाँ से खनिज निकाल लें या जंगलों को काट कर लकड़ी ले आएँ, तो जनजातीय समुदाय जो कि संस्कृति की रक्षा करना चाहता था, और लाखों साल में उसकी संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार जो था ना, वो वन हो गया, पहाड़ हो गए, यानी प्रकृति उसकी संस्कृति का आधार था। तो जब वो देखते हैं कि प्रकृति उनकी संस्कृति का आधार है और उसी प्रकृति के साथ जो है अंग्रेज छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो विरोध में खड़े हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में जो है ना, पहली बार जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध
कोई खड़ा हुआ ना तो वो जनजातीय समुदाय था, और उसके जो नायक थे, पहले नायक थे, वो तिलका मांझी थे। जब अंग्रेज जंगलों में प्रवेश करने की कोशिश किए तो तिलका मांझी आके खड़े हो गए, जिनके बारे में शायद लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। यानी ये समुदाय ऐसा था कि इन्होंने कभी भी पराधीनता स्वीकार ही नहीं की है, और ना इनके तक कोई पहुंचा इनको पराधीन करने। जब पहुंचा और इनको पराधीन बनाने की तो छोड़िए, इनकी संस्कृति में ही यदि किसी ने हाथ रखने की कोशिश की, क्योंकि संस्कृति का आधार प्रकृति था, प्रकृति का आधार जो है वन और पहाड़ थे, जब वो उनमें छेड़छाड़ होने की परिस्थिति थी तो उन्होंने तुरंत विद्रोह कर दिया। एक दिन नहीं लगा उनको, जैसे एक्ट आया तुरंत से विरोध चालू हो गया। हम देश में देखते हैं कि अंग्रेज कई सालों तक रहे, उनको विरोध का इतना सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन जब देश के सांस्कृतिक आधार की रक्षा करने वाले जनजातीय समुदाय के पास वे वनों के लिए, वनों में दखल देने के लिए जब अंग्रेज गए तो तुरंत विद्रोह हो गए। इसी कड़ी में हम देखते हैं जिनको भगवान का दर्जा है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने भी वनों के वनाधिकार, वनों के उनके अधिकारों पे जो है हस्तक्षेप करने की अंग्रेजों ने कोशिश की, तो बिरसा मुंडा खड़े हो गए। मुंडा और संथालों ने विद्रोह कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो है अपनी संस्कृति के आधार को किसी भी हालत में खोने को तैयार नहीं थे। इन्होंने जो है उसको बचाने के लिए जो है वो तुरंत खड़े हो जाते थे। अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि इनसे लड़े बिना, इनको रास्ते से हटाए बिना जो है हम इस देश से खनिज और लकड़ियाँ नहीं ले जा सकते। उनको जहाज, जिस जहाज में वो खनिज ले जाना चाहते थे ना, वो जहाज भी लकड़ी से बनते थे, वो लकड़ी जंगलों से चाहिए थी। और बंदरगाहों तक जो है यदि आपको खनिज को ले जाना है तो रेल बिछानी पड़ेगी। देखिए हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये सोचता है कि अंग्रेजों ने हमारे जन कल्याण के लिए जो है रेलवे लाइन बिछाई थी, लेकिन असली सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए बिछाई थी, क्योंकि उनको जो खनिज है, जो संपदा लूट के लिए जानी है, वो वहाँ तक कैसे, वहाँ तक ट्रेन या प्लेन उस समय तो जाता नहीं था। क्या जाते थे? जहाज जाते थे। जहाज तक पहुँचाने के लिए, सामान पहुँचाने के लिए क्या लगेगा? रेलवे लाइन बिछाई, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो थी काफ़ी महंगी पड़ती थी, तो उन्होंने रेलवे लाइनें बिछानी चालू की। और उनको सेना, जो दमनकारी नीति है उसके लिए, सेना एक स्थान से दूसरे स्थान सेना पहुंचाने के लिए जो है रेल की जरूरत पड़ी। अब ये रेल की लाइन में आपने क्या कभी गौर किया? पुराने ज़माने की लाइनें देखी हैं, जो लाइन बिछती थी ना, उसमें एक एक लकड़ी की पात लगती थी, उस पात के ऊपर ट्रेन की लाइन बिछती थी। तो वो पात की लाइन बिछाने के लिए आपको मज़े की बात बताऊं कि एक पात बिछाने बस के लिए जो है ना, एक पेड़ पूरा काट के लगाना पड़ता था, क्योंकि एक पेड़ का बचा हुआ पोर्शन भला ही बर्बाद हो जाए, लेकिन उससे दो पात नहीं बन पाती थी लगभग। या मैंने बोला किसी ने दो भी बना लिया तो भी जो है दो पातों के बीच में भी एक पेड़ लगता था, कम से कम इतना पेड़ लगता था। और इतना पेड़ लगाने के लिए जो है कितना जंगल काटने की ज़रूरत थी, कितना जंगल काटने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए कितने जनजातीय समुदायों से लड़ने की ज़रूरत थी, तब जाके जो है जनजातीय समुदाय से अंग्रेज जो है छीन के जो है खनिज और लकड़ियाँ ले जा पाते थे। तो मुझे तो, मेरे पास कोई प्रूवन डाटा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अध्ययन है और मैं इसको समझ पाया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ जनजातीय समुदाय का एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो है इस लूट के रास्ते में आने के चक्कर में जो है जिनको रास्ते से हटा दिया गया। लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है जो देश से जो है जनजातीय समुदाय का जो था वो समाप्त कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, सिर्फ इस लूट के लिए। अब इस लूट को ले जाने लगे जब अंग्रेज़, तो जब इतना विरोध हुआ तो जो अन्य समुदाय था, जो कि गांव में रहता था, जो कि कहीं ना कहीं नगरों में रहता था, तो वो भी उनके मदद के लिए आ सकता था। अंग्रेज़ इस बात को बहुत भली भांति जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, इस बात को भली भांति जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, उनका पहले एक है लैंड, उनकी भूमि की जो है एक सीमा बनाई, और उस सीमा के अंदर की भूमि को जो है उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके जो ध्येय हैं, उनका जो वो जो करना चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि उस समय किसका राज चलता था? क्वीन का जो ब्रिटिश की महारानी होती थी, उनका जो है राजपाट चलता था। तो उनका राजपाट चलता था, तो उन्होंने क्या लिया, उस क्षेत्र के लिए क्या नियम बना दिया कि इस क्षेत्र में जो है, जो भारत देश में कानून लागू हो रहा है वो कानून लागू नहीं होगा। दूसरा उन्होंने क्या किया कि कहीं आसपास के जो समुदाय हैं
जो गांव में रहते हैं, जो नगरों में रहते हैं, जो गैर जनजाति समुदाय है, वो इनकी मदद के लिए ना जाए। तो उन्होंने बोला कि बाहरी व्यक्ति का वहाँ पे प्रवेश वर्जित है। ये 2 कानून जो है उन्होंने बनाए और उसके फलतः जो है पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के समय में जो है एक आ गया। और ये उन्होंने असली में क्यों किया? क्योंकि उन्हें जो खनिज और लकड़ी की लूट करनी थी, उसमें यदि जनजाति समुदाय को रास्ते से हटाने में यदि किसी की हत्या हो जाए तो उसका कोर्ट केस भी चलेगा। लेकिन यदि हम ये कानून बना दें कि उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समुदाय के ऊपर जो है ब्रिटिश सरकार का कानून ही लागू नहीं होता है, तो फिर किसी तरह के कोई कोर्ट केस नहीं, सीधी कोई सुनवाई नहीं, किसी को कोई पता नहीं जंगल में किसने किसको मार दिया, कोई खबर नहीं। तो ये एक उनका षड्यंत्र था कि हम किसी भी तरीके से जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है समाप्त कर सकें यदि वे हमारे लूट के रास्ते में बीच में आए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनजाति समुदाय के लिए इसलिए ये नियम बनाया कि उनके ऊपर भारत का कानून लागू नहीं होगा। दूसरा कि ये मैं जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अन्य समाज है जिसके साथ उनकी समरसता है, जिनका मूल आधार उनके साथ एक सा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि वो उनकी मदद के लिए आएंगे इस लड़ाई में, कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकते हैं। तो दूसरा कानून भी इसलिए बनाया गया था कि कहीं वो उनकी मदद के लिए ना जाएं। तो उन्होंने बोला बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति जब आता है तो इनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से उन्होंने दिखाने के जो थे हाथी के दांत जो थे वो अलग थे और असली जो थे असली दांत अलग थे। इस तरह का षड्यंत्र रचा जब, तो फिर पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बने। फिर जब देश में संविधान बना तो संविधान हम जानते हैं कि कितनी उसकी अंदर बड़ी ही कम समय अवधि दी गई, और इस समय अवधि में जो है हमारे देश में संविधान को बनाना था। संविधान को बनाते समय जो है हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के जितने कानून थे उसमें जो भी बातें हमारी संविधान सभा को अच्छी लगी कि ये कानून अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है करके, या जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो उसको हम सुधार सकते हैं, उसमें कुछ परिष्कृत कर सकते हैं। तो उसको परिष्कृत करके जो है हमने संविधान में बनाया और उसको संविधान में हमने जोड़ा। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया की जब जो कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ों ने बनाया था, जब वो संविधान सभा के सामने आया तो उनके मन में, कुछ लोगों के मन में बात समझ में आई कि उन्होंने कूटनीतिक तौर पे किया तो गलत है, उनकी मंशा कुछ और थी, लेकिन हम इसको यदि हम चाहें तो सही फॉर्मेट में रख भी सकते हैं, इसको परिष्कृत कर सकते हैं। उनमें से बहुत से लोग से ये समझते थे कि इस देश में जो है संस्कृति का मूल आधार जो है उसकी रक्षा का प्रण जो है वो जनजाति समुदाय ने लिया है। उस प्रण की खातिर उन्होंने हर तरह की भोग विलासिता को जो है त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वनों में ही रहेंगे, वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, भलाई उसके लिए किसी भी तरह की हमको कीमत चुकानी पड़े, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या है अपनी ज़रूरतें कम कर लेंगे, लेकिन जो है हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकात्म में रहेंगे। जब हम जैसे संविधान की व्याख्या में पढ़ते हैं, लोकूर कम्युनिटी की हम जब गाइडलाइंस पढ़ते हैं जनजातियों के लिए, तो हमको ये वाला मुद्दा ज़रूर मिलता है, भौगोलिक अलगाववाद, यानी ऐसे अलग थलग रहना, वो आज भी दिखता है हमको। उनके मन में संकोच था, ये दूसरा पॉइंट भी मिलता है आपको, संकोच था कि हम बाहरी व्यक्तियों से मेल मिलाप उतना नहीं करेंगे, मन में संकोच होना, ये दोनों पॉइंट मिलते हैं। तो ये जो है जनजातीय समुदाय की जो परिभाषा ये है ना, वो बनाने में काम आई है। जो उनके लक्षण थे, गुण थे, और उनका गुण जो था देश की रक्षा, सांस्कृतिक रक्षा करना, उसका मूल आधार की रक्षा करना, क्योंकि वही देश के लिए असली राष्ट्रवाद है, वही देश की असली रक्षा करता है करके। क्योंकि हम अपनी आस्था, अपना मूल को यदि के ऊपर हम टिके रहेंगे तो हम इस देश से जुड़े रहेंगे करके, इस तरह की मानसिकता उनकी थी। तो उन्होंने जब इस तरह से संविधान सभा में लोगों ने समझा कि हाँ ये जो है देश के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है आज तक और ये लगातार करना चाहते हैं और भी काम, तो उन्होंने
ये मन में रखा कि इनको ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया ये देना चाहिए। तो ये कैसे देंगे हम? तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, इनको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के नाम पे हम विलोपित करते हैं। और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के में विलोपित करने के बाद जो है उसमें देखिए, तब तक जो है अंग्रेज़ों के धर्मांतरण के मिशन जो थे उत्तर पूर्व में जो थे काफ़ी विकसित फल फूल गए थे, तो वहाँ पे उनका एजेंडा अलग था। लेकिन जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा जो है, धर्मांतरण का विषय उनका उतना अच्छे तरह से फल फूल नहीं पाया था, वहाँ के लिए उनको अलग रणनीति बनानी थी। और हम सभी जानते हैं ये बात, यानी कि अंदरूनी तौर पे जानते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो कुछ अंग्रेज़ों ने अपने एजेंट ज़रूर छोड़ के रखे थे कि जो देश की संविधान बनाने में भी कुछ ना कुछ बीच में जोड़ तोड़ करेंगे। तो उनके माध्यम से अंग्रेज जो थे जाते जाते भी इस बात में सफल हो गए कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे हमारा धर्मांतरण का विषय जो है वो अच्छा चल गया है, तो हमें जो है लोगों को और भी कहीं ना कहीं पुरस्कृत करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने 6वीं अनुसूची में जो है वो कुछ वित्तीय जो अधिकार हैं और भी बेहतर दिए। और 5वीं अनुसूची जहाँ पे उनके धर्मांतरण का मिशन इतना अच्छा नहीं चला था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ के लिए उन्होंने 5वीं अनुसूची बनाई। और संविधान में जब हम देखते हैं तो आपको मिलेगी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची में उत्तर पूर्व के अलावा के वे सभी जनजातीय क्षेत्र जहाँ पे जनजातीय समुदाय आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा रहता था, जो कि पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया है अंग्रेज़ों के ज़माने का, उस क्षेत्र को जो है उन्होंने 5वीं अनुसूची में विलोपित किया। और उनके लिए 5वीं अनुसूची में उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए। तो मैं सारे अधिकारियों के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जो है पैसा एक्ट में पहुंचना है, आपको वहाँ तक पहुँचाना है, तो ज़्यादा घुमा के नहीं बताऊंगा। लेकिन एक इतना विषय बताऊंगा कि जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र थे तो उसमें जो है जनजातीय समुदाय के लिए जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी, उसमें एक जो उन्होंने बनाई थी जनजातीय मंत्रणा परिषद। जनजातीय मंत्रणा परिषद उन्होंने इसलिए बताई जिसके पालक जो थे, और पूरे संपूर्ण 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो पालक है किसी राज्य के अंदर, वो राज्यपाल होते थे और पूरे देश के अंदर जो है राष्ट्रपति हैं। लेकिन उनको एक अधिकार ये दिया कि आपके विषय में, क्योंकि आपके लिए क्या है, संस्कृति की रक्षा करना मूल उद्देश्य है, और आपकी संस्कृति की रक्षा करना अब संविधान का मूल उद्देश्य हो गया। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ के देखें तो आपके ऊपर यदि कोई भी नियम कानून आता है, देश का कोई भी नियम कानून हम लागू करते हैं, तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो जो आपका मूल उद्देश्य है, देश की संस्कृति का मूल आधार की रक्षा करना, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें छेड़छाड़ हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने बोले कि जब भी देश में कोई भी कानून बनेगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, उस राज्य की जो राज्य के विषय हैं या संवर्ती विषय सूची के विषय हैं, उस राज्य की जनजातीय मंत्रणा परिषद, जिसको अंग्रेजी में हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं, TAC बोलते हैं। वर्तमान में मैं स्वयं मध्य प्रदेश की TAC का सदस्य भी हूँ। इस सभा के पास जाएगा और ये सभा के पास 3 अधिकार हैं। पहला क्या अधिकार है कि वो उस कानून का अध्ययन करेगी, करने के बाद वो कहेगी कि यदि हम इसको 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू करेंगे तो वहाँ पे जो है जनजातीय समुदाय, उनके संस्कृति के रक्षा के जो प्रण है उन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे कानून को वो बोलेगी कि आप इनको स्वतः वैसे ही जैसे अन्य लोगों के लिए लागू हो रहा है वैसे ही लागू कर दीजिए। एक ये हो गया। दूसरा, उनके मन में यह विषय आएगा कि जो जनजातीय समुदाय है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रहता है, उनके और उनकी संस्कृति की रक्षा में यदि ये कानून जो है वो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहा है और इतना छेड़छाड़ कर रहा है कि उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो TAC चाहे तो मना कर सकती है अपने अनुमोदन में, और उसको जो है राज्यपाल के और फिर राष्ट्रपति के माध्यम से जो है उस कानून को जो है 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में हम लागू नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में जो है एक पहलू और आता है कि TAC चाहे तो, जनजातीय मंत्रणा परिषद चाहे तो ये भी फैसला ले सकती है कि जो नया कानून आया है
वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है उनकी संस्कृति के साथ। तो हम ये कर सकते हैं कि उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव कर दें। कुछ बदलाव करने के बाद जो है वो संविधान में लागू हो सकता है। और वो क्या बदलाव हो सकते हैं वो भी जो है टीएसी जो है अनुमोदित कर सकती है और उसको आगे फॉरवर्ड कर सकती है किसके पास, राज्यपाल के पास, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के पास। पर मुझे लगता है कि इस देश में पहले 70 साल जब सरकारें रहीं तो जनजातीय समुदाय और उनके अधिकारों के ऊपर किसी ने जो है उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। एक तरह से जब ध्यान ही नहीं दिया, और हम जानते हैं कि वो अपने उसी धुन में चल रहे थे कि हाँ हमें एकात्म में रहना है, अलग थलग रहना है, अपनी संस्कृति की रक्षा करना है, तो वो और लोगों के संपर्क में इतने ज़्यादा भी नहीं आए। जब नहीं आए तो वो अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उनसे भी अनभिज्ञ रह गए। जनजातीय समुदाय को पहले 50 से 70 सालों तक तो समझ ये भी नहीं मालूम कि 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची जैसे कोई अधिकार उनके लिए हैं और उनका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो लोग इन क्षेत्रों में जो है इन क्षेत्रों का एक तरह से दोहन करना चाहते थे, उनके मन में भी ये आया कि जब लोगों को पता ही नहीं है उनके अधिकारों का तो उनको उनके अधिकार क्यों बताए गए। उनको और भी ज़्यादा अनभिज्ञ रखने की कोशिश की गई कि ये अपने अधिकार ना जाने, और उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का जो धरातल में लागू होना था उस तरह से लागू नहीं होने दिया। फिर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि वो जो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के एजेंडे थे ना कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को तो पूर्णतः अनभिज्ञ रखा गया, और जहाँ पे उनका धर्मांतरण का खेल अच्छा सुधरते गया वहाँ पे उनके संवैधानिक अधिकार थोड़े ज़्यादा बताने लगे गए ताकि वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इसलिए हम देखते हैं कि 6वीं अनुसूची का अनुपालन जो है ना वो 5वीं अनुसूची के अनुपालन से थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वो अपने अधिकारों से ज़्यादा ज्ञात हो गए। लेकिन 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जो हम ये देखते हैं पूर्वोत्तर के अलावा जो बाकी क्षेत्र हैं देश के अंदर जहाँ पे जनजातीय समुदाय ज़्यादा रहता है, जिनको संविधान में अनुसूचित किया गया है कि ये 5वीं अनुसूची है, उन क्षेत्र में देखते हैं कि उनके अनुपालन के लिए ना जागरूकता ज़्यादा है ना उनका अनुपालन नहीं हुआ है। तो जब अनुपालन नहीं हुआ तो ये जो अधिकार है जिसको मैं सबसे बड़ा अधिकार मानता हूँ कि कोई भी कानून जब उन पर लागू होना है तो उससे पहले वहाँ की जो है जनजातीय मंत्रणा परिषद, जनजातीय सलाहकार समिति, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है इसके पक्ष जाना चाहिए, लेकिन नहीं गई। देश की विडंबना है कि देश में मुझे नहीं लगता है, मेरे अध्ययन में जो है ऐसा कोई कानून जो है पंचायती राज के पहले जो है कोई भी कानून जो है वो टीएसी के समक्ष आया हो। और मैं बोलता हूँ कि पंचायती राज कानून जो है वो भी किसी टीएसी के समक्ष नहीं आया। वो किसके समक्ष आया? उस समय हम देखते हैं कि उस समय जो तत्कालिक सरकार थी, उस समय जो उसके मंत्री थे, उन्होंने इस विषय को स्वतः अपने पास लिया, एक कमेटी बनाई, भूरिया कमेटी, उसकी कुछ सिफारिशें बनाई। उसमें इन्होंने इस चीज़ को लेने की कोशिश की है कि जब देश में कोई कानून आया है, आज तक हमने उसकी विवेचना जो है जनजातीय मंत्रणा परिषद के अंतर्गत नहीं की है, तो क्या हम स्वतः ऊपर से दिशा निर्देश कर सकते हैं क्या? तो भूरिया कमेटी के माध्यम से दिशा निर्देश बने कि पंचायती राज कानून जो है वो जनजातियों की संस्कृति, जनजातियों और उनके जो प्रण हैं, संस्कृति की रक्षा है, इसमें थोड़ा सा दखल दे रहा है। तो कहाँ कहाँ दखल दे रहा है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाएं जो उनके लिए सही नहीं है। उन परिवर्तनों के बाद जो है कानून जो है उनके ऊपर लागू किया जाए। तो देखिए पहली बार जो है देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि देश में पंचायती राज कानून लागू हुआ, लेकिन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जो है उसी अधिकार में जो है कुछ बदलाव करके जो है उस कानून को लागू किया गया। और वो कानून क्या था, कहलाया पैसा एक्ट। तो पैसा एक्ट पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया का विस्तार है। पैसा एक्ट जो है कोई अलग से अधिकार नहीं है, वो पंचायती राज का ही विस्तार है। किन क्षेत्रों में विस्तार है? 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में अधिक, अनुसूचित क्षेत्रों, माफ करिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में जो है उसका विस्तार जो है उसको हमने पैसा एक्ट का नाम है दिया। अब हम पैसा एक्ट में जो है हम इसके ऊपर आप चाहेंगे तो इस पर हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मूल प्रश्न था
कि पैसा एक्ट जो है वो कहाँ से आया है। तो उसको मैंने कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रारंभ से लेके जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। ये मेरा एक प्रयास था। जब हम पैसा एक्ट की बात करते हैं ना, तो हमको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ये है कि पैसा एक्ट जो है उसका आधार क्या है। और मैं कहना चाहूँगा कि उसका सबसे बड़ा आधार ये है, जो मैं इतनी देर से कह रहा था, कि जनजातीय समुदाय जो है उसका मूल उद्देश्य जो है इस देश की संस्कृति का मूल आधार की रक्षा करनी है। अब मूल आधार की रक्षा करना है तो उस समय तो उन्होंने प्रण लिया था कि हम एकात्म में रहेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? तो अभी हम ये कर सकते हैं कि उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनकी संस्कृति में कितना कम छेड़छाड़ हो सकता है ये देखना है। तो छेड़छाड़ कम हो, इसका एक तरीका ये है कि उनकी जो परंपरागत व्यवस्थाएं आ रही हैं उसको वैसे की वैसा रखना है। परंपरागत व्यवस्था को हम चाहेंगे ना तो वैसा का वैसा रखें, तो जो रहेगा उनकी संस्कृति बची रहेगी। उनकी संस्कृति बची रहेगी तो देश की संस्कृति का मूल भाव बचा रहेगा। तो ये जो है पैसा एक्ट के माध्यम से हो रहा है। अब कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूंगा। हमारे देश में हम देखेंगे कि पंचायती राज की जब व्यवस्था आई ना, तो हमको एक चीज़ समझ में आई कि पंचायती राज में जो है हमने व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया। देखो, अंग्रेजों ने एक सिस्टम लागू किया था जिसको कहते हैं अफसरशाही। अफसरशाही का मतलब क्या है कि राजधानियों में बैठकर, उनके बड़े कार्यालयों में बैठकर कुछ अफसर जो है अपने अनुभवों के आधार पे जो है नियम कानून बना लेते हैं और उसी से व्यवस्था चलती है। और व्यवस्था का आधार भी कैसा है? उन अफसरों के आधार पे। ये व्यवस्था जो थी देश में जो है आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं कि ठीक है, राजाओं के ज़माने में भी थी कि मंत्री था, सिपाही था, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी कि अंग्रेज़ों ने बना के गई। अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ज़मीनी स्तर तक, कोटवार तक बना के जो है उन्होंने जो है अपनी एक व्यवस्था बनाई थी। वनों में जो थी वहाँ पे भी अपनी व्यवस्था बना के रखी थी। और वन का विषय मैं विशेष तौर पे ला रहा हूँ, क्योंकि वन का विषय क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बता रहा था आपको कि जनजातीय समुदाय की संस्कृति का मूल भाव का कि रक्षण करते करते जो है उनकी संस्कृति का आधार क्या हो गया, एकात्म में रहने की वजह से। क्योंकि वनों में एकात्म में रहते थे तो आधार क्या हो गया, वन हो गए, प्रकृति हो गई, पहाड़ हो गए, जल जंगल जमीन हो गई। इसलिए जब जब हम जनजातीय समुदाय के उनके विद्रोहों की बात करते हैं, उनकी लड़ाइयों की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसकी? जल जंगल जमीन की बात करते हैं। इसके लिए वो लड़ते हैं, क्योंकि जल जंगल जमीन और संस्कृति, देखो आप कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। एक राष्ट्र कहाँ से बनता है? जब हम देखते हैं एक राष्ट्र कहाँ से बनता है, राष्ट्र कहाँ से बनता है मैं बताऊँ आपको। एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, उस भौगोलिक सीमा से पहला राष्ट्र बनता है, राष्ट्र का आधार बनता है, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है और उनकी संस्कृति से बनता है। ये तीन बिंदु से जो है वो राष्ट्र बनता है। तो हम यदि किसी राष्ट्र के बारे में सोचें तो राष्ट्र में भौगोलिक भूमि, तो जब हम जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जब हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं या एक ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं जहाँ पे जनजातीय समुदाय अधिकतर रहता है, एकात्म में रहता है, तो वो उसका एक मूल भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें वो रहता है। तो उसका एक भौगोलिक क्षेत्र है। जब वो बाहर के लोगों के संपर्क में कम से कम आया, उनसे कम से कम मिला है, तो उसके लिए उतना भौगोलिक क्षेत्र ही जो है वो उसका राष्ट्र है। उसके अंदर रहने वाले लोग कौन है? जनजातीय समुदाय। उनकी संस्कृति क्या है? उनका रहन सहन, खान पान। तो ये तीनों की रक्षा के लिए तो जनजातीय समुदाय किसकी रक्षा करता है? संस्कृति की रक्षा करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है, और किसकी रक्षा करता है? जल जंगल जमीन की करता है, भौगोलिक आधारों की रक्षा करता है, प्रकृति की रक्षा करता है। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में कभी किसी ने इस बात को, इस सच्चाई को माना नहीं है कि असली में जो है वो अपने राष्ट्र की रक्षा करता है। हम क्या छोड़ते हैं कि उनका भौगोलिक क्षेत्र अलग है, हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा क्षेत्र है, तो हम क्या मानते हैं कि वो उनका क्षेत्र है। लेकिन यदि हम परोक्ष तौर पे देखें तो वो एक भौगोलिक क्षेत्र और उसके राष्ट्र, उसके अंदर में जो निहित राष्ट्र है, उसकी रक्षा के लिए पूरे समय तत्पर खड़ा रहा।
क्योंकि संस्कृति की रक्षा करना भी राष्ट्र का है, क्योंकि राष्ट्र के अंतर ही निहित है संस्कृति, उसके लोग निहित हैं, उसके अंदर के भौगोलिक क्षेत्र निहित है, जल जंगल जमीन निहित है, प्रकृति निहित है, ये सारा जो है राष्ट्र के अंदर निहित है। और राष्ट्र के इन सब की रक्षा करने वाला जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है, वो अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार रहा। इसलिए जब हम देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों की रक्षा के लिए जब जनजातीय समुदाय आगे बढ़ा, तो संविधान में जब लोगों को समझ में आया ना, तो ऐसे लोगों के मन में बहुत, मैं देखता हूँ कि अभी खासकर मैं देखता हूँ कि लोगों के मन में ऐसी मन में भावना आती है कि कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय है, जनजातीय समुदाय, उसको आरक्षण जो मिला है वो इसलिए मिला है, लोगों को ऐसा लगता है, और ऐसा संविधान में लोगों ने पहले से अपने मैनिफेस्टो के तहत दिखाया भी है कि ये लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, इसलिए जो है इनको आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। लेकिन आप एक सच्चाई को आप समझिए कि इनके पास जो है ये कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, कभी इन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की है, अपने खुद के राजा रहे। ये जब खुद के राजा रहे तो, और इनके इतने समृद्ध रहे कि प्रकृति का हर जो है संसाधन है उनके पास रहा, लेकिन उन्होंने उसका भक्षण नहीं किया, उसकी जगह उन्होंने उसको भी संरक्षित करने की कोशिश की, अपनी ज़रूरतों को कम करके जो है अपना जीवन जो है का मूल्य जो है उसको बड़ा करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है देश के लिए, देश की संस्कृति, देश राष्ट्र के जो है उसके रक्षण के लिए लगातार लगे रहे। और जब हम ये देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो उनको अधिकार दिए गए हैं वो इस चीज़ को समझ के दिए गए हैं कि इतना पुनीत कार्य जो है वो जनजातीय समुदाय कर रहा है, और इसलिए जो है उनके सिर्फ आर्थिक जो है पिछड़ापन है उसको आधार नहीं बनाया गया। वो तो संविधान में कुछ लोगों ने बाद में उसको जोड़ दिया कि आर्थिक पिछड़ापन है, क्योंकि हम जब ऊपरी से दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं संविधान के अंदर तो हमको समझ में आता है कि ऐसा लोग सोचते थे कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन जो असली कारण है वो उनके इस पुनीत कार्य की वजह से उसको सम्मान देने के लिए, ताकि वे निरंतर अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके, इसलिए जो है उनको हमने आरक्षण का लाभ दिया, 5वीं अनुसूची का लाभ दिया। और जब हम 5वीं अनुसूची और आरक्षण का लाभ ऐसा देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि उसकी रक्षा यदि वो अधिक से अधिक समय तक कर सकें तो इसके लिए उनकी परंपरागत व्यवस्था को जैसा कि तैसा रखने की व्यवस्था है। और हम देखते हैं कि बीच में अंग्रेज़ों के काल से लेके जो शुरुआती सरकारों के काल थे उसमें कहीं ना कहीं इसका ह्रास हुआ है, और इस ह्रास होने की वजह से जो है इस कमी को दूर करने के लिए क्या है कि उनकी परंपरागत व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। तो उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए जो है सरकार ने पैसा एक्ट के अंतर्गत एक प्रावधान रखा कि इनकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी, पुरातन व्यवस्थाएं थी, उनकी परंपरागत व्यवस्थाएं, रूढ़िगत परंपराएं जो थी उनको क्या क्या हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं, या जो चल रही हैं उनको हम लगातार मजबूती से चलने देंगे, ये इस पे ध्यान दिया गया। तो हम देखते हैं कि देश में जो अफसरशाही, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, यदि अफसरशाही व्यवस्था के से अंग्रेज़ों के आने की व्यवस्था से पहले जब हम देखते हैं तो वन की व्यवस्था जो थी, जहाँ पे अधिक से अधिक जनजातीय समुदाय रहता था, पहाड़ों में जब हम व्यवस्था देखते हैं जनजातीय समुदाय रहता था, तो उनकी क्या परंपरागत व्यवस्था थी वो हमको समझने की ज़रूरत है, उसको जो है पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि अफसरशाही के अलावा जो है उनकी खुद की एक व्यवस्था थी, वे अपनी गाँव की व्यवस्था खुद देखते थे, वे अपने वनों के अंदर जो अपने समुदाय हैं, समुदाय की व्यवस्था खुद देखते थे। तो हम देखते थे कि इस देश की संस्कृति का, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सबका जो सांस्कृतिक मूल आधार है वो जनजातीय समाज की संस्कृति है। कि देखिए हम कैसे देखते हैं कि जनजातीय समाज की संस्कृति थी कि अपने समुदाय के अंदर की पूरी व्यवस्था, पूरा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा उसका सुशासन है, पूरा उसका प्रशासन है, वो हम खुद देखेंगे। तो कैसे देखेंगे कि उनके बीच के ही कुछ लोग हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन उनको परिपक्व हो गए हैं,
उनके बीच में हम क्या है विषय रखते हैं, उनके बीच से हम निर्णय लेते हैं, उनको उस व्यवस्था में लगाते हैं जो उस पूरे समुदाय के लिए काम में लगते हैं, तो किस तरह से उस वहाँ समुदाय में व्यवस्था बनी रहे। तो ऐसे हम देखते थे और वहीं से जो है निकल के आया हमारे गांव में। जब देखते हैं हम देश के अंदर व्यवस्था, तो हमारे गांव में पंचायतें होती थी, जिनको हम पंचायत कहते थे, ग्राम सभाएं कहते थे। उन ग्राम सभाओं में क्या होता था कि हमारे सभी गाँव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, गाँव के लिए बड़े के जितने फैसले थे, उचित फैसले थे, वो लेते थे और उसके लिए कार्य भी करते थे कि किस तरह से उसका क्रियान्वयन हो सके। सिर्फ फैसला लेने तक नहीं था, उनका कार्य था। तो इसमें क्या चीज़ समझ में आई कि इसमें जो जनजाति समुदाय के 2-3 आधार थे, वो बड़े मजबूत थे, जो आज भी हमारे यहाँ पुराने स्थापित होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, उनकी रूढ़िगत परंपरा में क्या था कि ग्राम सभा। ग्राम सभा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्राम सभा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राम सभा में हम देखते हैं कि समाज का पूरा समाज जो है ना, वो बैठता है। कोई एक या दो व्यक्ति फैसला नहीं करते। जो अभी मैं बोल रहा था कि जो व्यवस्था अंग्रेज़ लेके आ गए थे ना, उसमें क्या व्यवस्था आ गई थी कि कुछ अन्य लोग जो हैं वो फैसला लेंगे, लेकिन हमारी जो संस्कृति का मूल आधार है उसमें क्या है कि हमारे यहाँ फैसला कौन लेगा? समाज लेगा। समाज में हम उनको महत्वता देते थे जो कि कहीं ना कहीं परिपक्व हो गए हैं, ऐसे लोगों को हम महत्व देते थे जो फैसला लेने के लिए के काबिल हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के फैसला लेने, तो देखते हैं कि समुदाय पूरा फैसला लेता है और वो समुदाय में कौन कौन लोग बैठते हैं, वो ऐसे परिपक्व लोग बैठते हैं और सिर्फ फैसला नहीं लेते हैं, उसके साथ एक अपनी पैरेलल जो है एक न्याय व्यवस्था भी चलाते हैं। पैरेलल जो है वो क्रियान्वयन की व्यवस्था भी चलाते हैं कि हाँ इस तरह से कार्य हो सकता है करके। तो ये जो पैसा एक्ट आया और जब भूरिया कमेटी ने इसके ऊपर विचार किया, तो ये मन में आया कि कहीं ना कहीं कि ये परंपरागत व्यवस्था जो थी इसको चोट हो रही है। क्योंकि जब पंचायती राज आया तो क्या आया? सरपंच का चुनाव आया। तो हम जब परंपरागत व्यवस्था देखते हैं जनजातियों की, तो उसमें क्या होता है कि किसी तरह से मुखिया का चुनाव नहीं होता है। हम लोग आपस में जो है मिलजुल कर ये फैसला कर लेते हैं कि हाँ हम लोग ऐसे 100-200 लोगों का हमारा समुदाय है, इतने लोग हैं जो इतने परिपक्व हैं जो समाज के लिए फैसला ले सकते हैं। वो बैठते हैं और आपस में सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बीच में एक व्यक्ति जो है वो मुखिया हो सकता है, जिसको कोई वीटो पावर नहीं है, लेकिन वो ये है कि ठीक है हमारे। और जब फैसला लेने की बारी आती है तो पूरा समाज बैठ के फैसला करता है, कोई व्यक्ति अकेला नहीं करता, अफसरशाही नहीं चलती उसके अंदर। कोई उससे जुड़ा है नहीं जुड़ा, उनको कितना समझता है नहीं समझता, उसके बावजूद वो फैसला लेता है। ये व्यवस्था जो है नहीं चलती है। असली व्यवस्था क्या है? हमारी पारंपरिक व्यवस्था क्या है कि समाज बैठता है, वो लोग आपस में समन्वय करते हैं, कोई वोट कोई इलेक्शन नहीं होता है, और जो फैसला लेते हैं वो उसका समन्वय आपस में रहता है और एक मत से फैसला हो जाता है। और जब वो फैसला होता है तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी जो है समाज की होती है। सभी लोग मिल के जो है उस फैसले को क्रियान्वयन करने के लिए होते हैं। और ये जो हम उनकी बॉडी है ग्राम सभा, वो इतनी मजबूत होती है कि वो न्यायालय से भी ऊपर होती है एक तरह से। ये हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी। उस समय न्यायालय नहीं होते थे, कोर्ट तो अंग्रेज लेके आए ना। हमारी न्याय व्यवस्था तो ग्राम सभा होती थी। भूरिया कमेटी है और सरकारें हैं, उनके मन में आया कि हाँ यदि जनजातीय समुदाय को सांस्कृतिक विरासत को आगे अग्रसित करते लगातार रहना है तो ये व्यवस्था को जो है लेके आना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पैसा एक्ट में जो है ये व्यवस्था को लेके आए। देखिए पंचायती राज में एक बात आप समझ लीजिए कि पंचायती राज में जो है में भी ग्राम सभा होती है, और पंचायती राज और पैसा एक्ट की ग्राम सभा में जो है अधिकारों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्या चीज़ अंतर विषय है वो ये है कि हम जानते थे कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जो हैं वहाँ पे जनजातीय समुदाय ज़्यादा रहता था, और ज़्यादा रहता था तो उनके फैसले में भी उनकी छवि दिखती थी। तो कहीं ना कहीं जब सरकार को समझ में आया कि पंचायती राज आने के बाद जो है कई क्षेत्रों में ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वो छवि जो है, उनका जो मन की भावना है, क्योंकि बड़े संकोची लोग रहते हैं, भोले लोग रहते हैं, इतनी मेरा मतलब है प्रखरता के साथ अपनी बातें नहीं रख पाते हैं कई बार, तो उनको जो है अपनी प्रखरता से रख सकें, इसलिए जो है ग्राम सभा में विशेष दर्जा दिया गया है। तो हम देखते हैं कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जब पैसा एक्ट लागू हुआ
तो सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि जो मुखिया होगा, जिसके पास मैं बोल रहा हूँ कोई वित्तीय से लेके कोई वीटो पावर नहीं है असली में, लेकिन यह है कि उसका एक सम्मान है, एक आस्था है, उसकी एक छवि है, क्योंकि जब वो मुखिया बन के बैठेगा तो कम से कम तब तो वो अपनी बात रख सकेगा। तो उनका एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाने के लिए जो है मुखिया जो है मूलतः 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ये सुनिश्चित किया है कि मुखिया जो रहेगा, ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है वो कौन रहेगा, जनजातीय व्यक्ति रहेगा। फिर ये भी सुनिश्चित किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों से इतनी व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं, जनजातीय समुदाय का जो है जो ग्राम सभा में बैठक है वो अपनी बात रख सकते थे पहले, कहीं वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, विचलित हो रही है। तो बोले कि ग्राम सभा की जितनी समितियां हैं, मैं आप देखते हैं पैसा एक्ट में वन समिति है, न्याय समिति है, आबकारी समिति हैं, ऐसी बहुत सारी समितियां हैं ना, 8-10 समितियां जो हम लोग संविधान वो पैसा एक्ट में देखते हैं, उन सब समितियों में जो है और मुख्य ग्राम सभा जो है वहाँ पे भी जो है हम देखते हैं कि जनजातीय समुदाय है उसको प्रमुखता से दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, पंचायती राज भी देखते हैं हम और पैसा एक्ट भी देखते हैं। तो जो समाज की परंपरागत व्यवस्था है, देखिए अब विभिन्न तरह की विचारधाराओं ने कई विमर्श हमारे मन में डाल दिए। एक विमर्श ये भी डाल दिया कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती थी, महिलाएं घूंघट में रह के नहीं आ रही ग्राम सभा में। लेकिन जब हम इस देश का इतिहास देखेंगे ना तो हम पाएंगे कि इस देश में जो है महिलाएं जो है ग्राम सभा में आके बैठ के अपनी बड़ी सहजता से बोलती थी और वो अपनी बात रखती थी, तो उसको भी पुनर्स्थापित करना था। तो जब हम पंचायती राज कानून देखते हैं, हम पैसा एक्ट देखते हैं, तो इस बात को भी महत्व दिया जाता है। हम देखते हैं कि कोरम में महिलाओं का कितना जरूरी हो गया है, बिना उनके कोरम पूरा नहीं होता है, बिना जनजातीय समुदाय के कोरम नहीं पूरा होता है। क्योंकि हम देखिए कहीं भी जो है परिष्कृत होता है मुद्दा, परिष्कृत किस तरह हो सकता है कि आज के समय में इतना समय परिवर्तन हो गया है, कहीं ना कहीं ऐसे जो समाजों के बीच में समन्वय हो गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी डर था जो पैसा एक्ट और पंचायती राज बना रहे थे कानून की, क्या जनजातीय समुदाय के लिए जब हम लागू कराएंगे 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पैसा एक्ट बना के, उसमें ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो छवि दिखती थी वो उतनी ना दिखे, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे समुदाय के सामने जो है वो उतना प्रखरता से ना बोल पाए, तो उनको भी कोरम में जो है प्रमुखता दी गई कि उनके बिना भी कोरम पूरा नहीं होगा। इस तरह से जो रखा गया, हालांकि उसका कोरम का उतना महत्व नहीं है क्योंकि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में वैसे भी स्वतः वो अधिक जनसंख्या में रहते हैं, उनकी प्रधानता है वहाँ पे। तो लेकिन एक विचार है, एक मन के अंदर एक लक्ष्य था कि उनको प्रमुखता देनी है, इसलिए उनको कोरम में रखा गया। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन किए गए थे जो पैसा एक्ट में लागू करे गए। एक तो ये हो गए थे रूढ़िगत परंपरा। देखिए अब एक और अच्छी चीज़ समझिए आप कि एक नहीं मैं 2 बातें बताऊंगा आपको। पहला ये बात बताऊंगा कि इस देश में जो है आप जब वन की बात करोगे, देखो हम वन की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है वनों में सबसे प्रमुखता से रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी एकात्मता को है जो है स्थापित करके रखा था। तो वनों की बात इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि जब इस देश का आप इतिहास देखोगे ना, अंग्रेज़ों के आने से पहले, मुगलों के आने से पहले जब देखेंगे ना, तो इस देश के अंदर वन जो थी ना वो कभी किसी राजा की संपत्ति नहीं रही है, वन जनता की संपत्ति है। राजा की संपत्ति ग्राम और नगर थे, उसके बीच में आने वाला वन जो था वो राजा की संपत्ति कभी नहीं रहा है, किसी राज्य की संपत्ति नहीं रहा। ये इस देश का इतिहास रहा है। लेकिन मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले उल्लेखित किया था कि किस तरह से अंग्रेजों के मन में भूख थी खनिज और जंगल के लूट की, तो उन्होंने उस व्यवस्था को डेंट पहुंचाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, वन को अपने कब्जे में ले लिया। वन राज्य की संपत्ति हो गई अंग्रेजों के आने के बाद। उन्होंने इस तरह से लिया, उनके जो मुझे लगता है 200-300 साल उनके जो अंग्रेजों के राज रहे, और उसके बाद पहली जो 50-60 साल सरकारों के राज रहे, तो उसमें क्या हो गया, ये व्यवस्था स्थापित हो गई बिल्कुल कि वन जो है वो किसकी संपत्ति हो गई, राज्य की संपत्ति हो गई। अब आप देखिएगा, देखिए भूमि भी जो थी ना, भूमि भी जनता की एक ज़माने से संपत्ति थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो भूमि जो है राज्य ने अपनी संपत्ति से हटा के फिर से जनता को दे दिया। जनता को संपत्ति मिली, जिन लोगों की संपत्तियां जो थी कहीं ना कहीं
अंग्रेजों ने एक जमींदारी व्यवस्था भी करी थी टैक्स वसूली के लिए। उस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के पास पहुंच गई थी, उसको भी भूदान आंदोलन के तहत हमने जनता को वापस कर दी। लेकिन आप कितनी बड़ी विडंबना है देखिए इस देश के अंदर कि वन जो है वो जनता की संपत्ति थी। देश आज़ाद हुआ उसके बाद जनता को वापस नहीं मिली, जिसमें 99% तक मूलतः जनजाति समुदाय था, उसको उसका अधिकार नहीं मिला। और वन क्या है, तब से आज तक जो है लगातार किसकी संपत्ति बनी हुई है? सरकार की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है। तो उनको जनजाति समुदायों को जो है और वनों में रहने वाले लोग हैं जो हैं उनको उनके अधिकारों का अधिकार जो है नहीं मिल पा रहे थे, ना उनकी संपत्ति का अधिकार जो है वो भी उन्हें नहीं मिले। तो देश में जो है ऐसा व्यवस्था स्थापित हो गई कि राज्य की संपत्ति है, आपकी संपत्ति नहीं है। तो ये भी हमारी एक पुरानी परंपरागत एक व्यवस्था थी कि वनों का संरक्षण से लेके उनका, मेरा मतलब है समुचित, कि वो बर्बाद ना हो, उसको बचाते हुए भी हम कितना उससे प्रकृति से लेते हैं, जितना ज़रूरी है उतना लेते थे। उतना लेने का अधिकार भी जो था वो जनता का था। वो अधिकार भी जो है पैसा एक्ट के माध्यम से हमने दिलाने की कोशिश की। उसमें एक बड़ा भाग है वन अधिकार का, वनों के ऊपर अधिकार का। हालांकि वन अधिकार कानून उससे पहले आया, लेकिन वन अधिकार को पैसा एक्ट में विशेष तौर पे हमने इसीलिए समायोजित करने की कोशिश की क्योंकि वनों पे जो है जनता का अधिकार है। और कौन सी जनता का अधिकार है? जो वहाँ पे रहती है और जिसमें 90% से लेके 99% तक जो है जनजाति समुदाय रहता है। तो एक वनों का अधिकार है, एक परंपरागत व्यवस्था का अधिकार है। अब हम देखते हैं कि अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, कि जब हम जनजाति समुदाय के बारे में देखते हैं ना, तो हमको एक चीज़ बड़ी अच्छी विशिष्ट तौर पे दिखती है उनकी संस्कृति में कि संसाधनों का दोहन ऐसे नहीं करना कि संसाधन समाप्त हो जाएं। संसाधनों का उतना ही हमको लेना है जितना संसाधन जो है हमारे काम का है। और हमने अपनी एक तरह से हमने अपनी ज़रूरतें भी इतनी कम रखी है कि हमारा कम से कम में काम चल जाएगा, हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पैसा एक्ट में जब देखेंगे ना, तो उनको ये संसाधनों के अधिकार मिलते हैं। और अधिकार कैसे मिलते हैं? ठीक वैसे मिलते हैं जिससे उद्देश्य और जिस भावना से जो है जनजाति समुदाय रहता था। तो पैसा एक्ट में हम आप वैसा देखेंगे। कैसा देखेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लघु खनिज हैं, जितने लघु वनोपज हैं, वो अधिकार उनको दिए गए हैं क्योंकि जनजाति समुदाय जो था वो इनका ही प्रयोग करता था। उसकी कोई बड़ी ज़रूरतें नहीं थी। कभी का आपने हीरा मोती सोना चांदी ये निकालते हुए जो है ना, इसका चांदी को मैं ले सकता हूँ कि चांदी कई मैंने जनजाति समुदाय में देखा है कि उनके लिए आभूषण का तौर पे काम किया है, लेकिन उन्होंने उसका ऐसा दोहन नहीं किया इस तरह से, यानी भक्षण की तरह नहीं किया है। तो चाहे रेत है, चाहे मिट्टी है, मुरम है, लघु खनिज या वनों में हम बोलते हैं कि बेल है, बेलपत्री है, इस तरह के लाख है, ऐसे बहुत से लघु वनोपज जो हैं, ये तेंदुपत्ता है, इनका ही वो प्रयोग करते आए थे क्योंकि तेंदुपत्ता तोड़ेंगे अगले साल फिर से हो जाएगा। ऐसा नहीं कर रहा है व्यवस्था कि तेंदुपत्ता परमानेंट ख़त्म हो जाएगी करके, इस तरह की व्यवस्था नहीं रखी। तो हमने जब देखा कि पैसा एक्ट में सरकार ने बनाया, तो ये बात भी आपको समझ में आएगी। उनका मूल सिद्धांत किनका? जनजाति समुदाय का, कि उतना ही संसाधन लेना है जितने में संसाधन समाप्त ना हो और जितने में हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और वो हमारी ज़रूरत भी छोटी है, हमारे अंदर कोई ऐसी लालसा या वो नहीं, इच्छा। एक और अच्छा उदाहरण बताता हूँ। आप देखेंगे जब ना आज से 30-40 साल पहले तक भी देखेंगे ना, जनजाति समुदाय का इतिहास देखेंगे, तो आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको मेरा मतलब सीताफल भी ना यदि उन्होंने वन में तोड़ा है ना, तो वो खुद के खाने के लिए करते हैं प्रयोग। लेकिन यदि हम असली में देखेंगे तो उनका मूल भाव यही था कि हम तोड़ते हैं तो हम अपने खाने के लिए तोड़ते हैं, उसका कोई व्यावसायिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मुरम निकाली है तो हमको जैसे अपने आंगन के सामने बिछाना है उतना ही करना है। रेत है तो जितनी ज़रूरत है, पहली बार तो उनके मिट्टी के घर बनते थे तो रेत की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे कई प्रकल्प थे उनके, उनको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं कह रहा हूँ कि चावल उगाते थे, दूध लेते थे ना, तो भी वो खुद के प्रयोग करते थे। तो ये प्रयोग जो है ना उनके इतने थे कि बड़े ही, मेरा मतलब है कि बड़ी कम ज़रूरतों में थे और किसी तरह का दोहन शोषण नहीं था एक तरह से प्रकृति का।
तो उस सिद्धांत में किया था। तो अभी हम देखते हैं 65 एक्ट में उसी मूल भावना के तहत किया गया है। 65 एक्ट में जो है उनको लघु वनोपज के ही दिए गए हैं और व्यवस्था पूरी इस तरह से रखी गई है कि कहीं से उसका शोषण नहीं होगा, दोहन नहीं होगा। और बाकी जो है सरकार को जो है समाज ही मानकर, सामाजिक इकाई मान के जो है सोना चांदी ये दिया गया है, वो उनके पास ही है। और हम देखते हैं कि जब सोना चांदी आप कहीं से लेके जाते हो तो बल्कि इस बात पे विचार जरूर चल रहा है कि उसकी एक रॉयल्टी होती है एक तरह से, क्योंकि आपने जिस क्षेत्र से उठाया है तो वहाँ के रहने वाले मूल लोगों को कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति या उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुआ है सोना चांदी या कुछ और निकालने के लिए, खनिज निकालने के लिए। तो उनको कंपनसेटरी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ रॉयल्टी हम देते हैं। हम MDF और भी फंड्स के माध्यम से भी देते हैं, लेकिन देना चाहिए। तो ऐसा 65 एक्ट में भी के माध्यम से भी देने का विचार भी चल रहा है। अब एक और चीज़ देखते हैं हम, एक और खासियत है जनजाति समुदाय के बारे में। जब हम देखते हैं तो उनकी एक खासियत रहती है सामुदायिकता, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में एकांत में एकात्मवाद के साथ वो एक उनका एक समुदाय है वो रहता था बस। तो उनकी संस्कृति का आधार भी था कि सब काम सामुदायिक होगा। जैसे मैं अभी ग्राम सभा में बात कर रहा था कि कोई 1-2 व्यक्ति फैसला नहीं करेंगे, पूरा समाज फैसला लेगा और जो वहाँ पे फैसला होगा वो पूरा समाज मानेगा। लेकिन अब क्रियान्वयन में देखिए आप, क्रियान्वयन में भी क्या है, समाज जो है ना पूरा का पूरा करता है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। मैं बचपन से अपने नाना दादा के गांव जाता था, मैं एक व्यवस्था देखता था, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपके गांव में जो है यदि कोई पैदा होता है उसका संस्कार से लेके मृत्यु होता है उसके संस्कार तक, शादी विवाह के संस्कार, कोई भी संस्कार होता है ना वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संस्कार नहीं होता है, पूरे समाज का संस्कार है। कैसे संस्कार है मैं बता रहा हूँ कि हमारे गांव में क्या व्यवस्था है, जनजातीय क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है कि आपको कोई काज करना है, उसको हम लोग काज बोलते हैं, काज करना है ना तो पूरा समाज मिलके इकट्ठे आएगा। आपके घर में किसी का विवाह है तो विवाह में आपको, मैं बता रहा हूँ कि उनकी ज़रूरतें भी इतनी कम हैं और मैंने तो 1 रुपये से तक भी देखा है, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसा 10 रुपये हर परिवार से संग्रह हो किया जाता है। प्लस मूल खर्चा उसमें खाने पीने का है। खाने पीने के लिए भी जो व्यवस्था है, आपका चावल है, दाल है, उनके जो पारंपरिक कोदो कुटकी हैं, सब जो हैं इनको भी जो है समाज पूरा समाज मिलके इकट्ठा करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके सामुदायिक प्रकल्प इतने मजबूत हैं कि यदि इनके समाज में किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का काज की ज़रूरत पड़ती है तो उसको थोड़ी सी भी उसके मन में चिंता रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा समाज खड़ा है उसके लिए काम करने के लिए। और सिर्फ इतना नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हमारे शादियाँ होती थी तो गेहूँ चावल है, कोदो कुटकी, दाल है, सब समाज के सारे लोग हैं और परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दूसरे गांव में भी रहते हैं, लोग मिलकर 2 सूरिया, 4 सूरिया, 20 सूरिया ऐसे करके लेके आते हैं। वो सारे मिला के पूल बनाते हैं, ठीक है, उनको जोड़ के जो है उसी से सबका भोजन हो जाता है। एक चीज़ ये, उनको वस्त्र से लेके सारी चीज़ें वो भी समाज दे रहा है, पैसे से लेके वो भी समाज दे रहा है, पैसा समाज इकट्ठा कर रहा है। अब आप इसके बाद देखो कि सबसे बड़ी व्यवस्था क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मालूम है आपको, वो काज को करने के लिए एग्जीक्यूशन वर्क की ज़रूरत पड़ती है, मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है। भैया लोग काम नहीं करेंगे तो आज हम देखते हैं कि हमको सब जगह कैटरिंग की पूरी अलग व्यवस्था है, सारी में टेंट लगाने की अलग व्यवस्था है। उनकी कैसी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था ये है कि समाज ही खुद आके करेगा। तो समाज खुद के उनके जिनको बोलते हैं स्वयं सेवक की तरह लोग आते हैं कि आएंगे, हम अपना यानी श्रमदान करेंगे। श्रमदान कैसे कि आपको खाना बनाना है, आपको किसी बनाने वाले कुक की ज़रूरत नहीं है, बनाने के लिए लोग हमारे आएंगे, उसमें पानी भरने के लिए लोग हमारे आएंगे, समाज ही लेके आ रहा है, लोग समाज ही आगे बोल रहा है कि हम करेंगे। उनकी जलाने के लिए लकड़ी काट के हम लेके आएंगे, उनका जो टेंट की जगह जो मंडप लगता था, मंडप की लकड़ियाँ काटने के लिए समाज खुद लेके आएगा, समाज ही सब कुछ करेगा। उसकी जो जिसमें फेरे लगेंगे, वो जो खम्बा लगता है ना, खाम, उसके अलग अलग से नाम है, अलग अलग विभिन्न संस्कृतियों में, लेकिन हम खाम बोल दें तो थोड़ा सा
एकीकरण हो जाता है। उस खाम्ब को भी बनाने का काम समाज कर रहा है, सब समाज कर रहा है। और मेरे यहाँ इतनी व्यवस्था है कि आपको बुला इस सामुदायिकता के नाते आप ये उस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, पूजा भी समाज ही करा रहा है आपकी, आपको अलग से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर सांस्कृतिक के जो रिवाज है वो उसका पालन कराने के लिए भी समाज है, सब कुछ के लिए समाज खड़ा है। आपको एक भी काम इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे नहीं कराना है, और आपको चिंता भी नहीं करनी है क्योंकि समाज खड़ा है। इतनी बड़ी सामुदायिक व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि ये जो सामुदायिक व्यवस्था है, ये जनजातियों की जो पहचान है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमने फिर ये किया कि ग्राम सभा में फैसले सामुदायिक, क्रियान्वयन भी समुदाय मिलके जो है क्रियान्वयन कराने की जगह। हालांकि उसमें जो है जैसे कुछ व्यवस्थाएं थी जिसको समय के साथ जो है लोगों ने एक तरह से बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया था, उसको मिला लिया था, उसको एक तरह से उसके उनके लिए सहज हो गया था, तो उन व्यवस्थाओं को रहने दिया है। अभी भी ग्राम पंचायतें जो हैं क्रियान्वयन में एक बड़ा रोल रहती है, लेकिन आप देखिए कि समुदाय जो है इसमें कितना बड़ा मुख्य भूमिका निभाता है। अब एक ग्राम सभा की एक व्यवस्था है जिसके बारे में हम लोग और बातें करते करते चुके गए थे, उनकी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में भी देखोगे तो आप जनजातीय संस्कृति का एक आपको अलग मिलेगा। देखिए, आप देश में कोर्ट बन गए, कचहरी बन गई, आप एक चीज़ समझिए कि लोगों का कितना खर्चा बढ़ गया है। आपको कई बार केस लड़ते लड़ते अंतिम पड़ाव तक हो सकता है दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ तक व्यवस्था है। एक गांव के अंदर, वनों के अंदर रहने वाला व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। तो समझ में आया कि उनकी पारंपरिक व्यवस्था क्या थी, उस पर क्यों नहीं सोच सकते हम करके। तो हाँ, उनकी ग्राम सभा होती थी, वहीं पे फैसले होते थे, सभी लोग मान लेते थे। तो उसको बढ़ावा दिया गया कि उनको पारंपरिक उनकी जो ग्राम सभा थी ना, उसको एम्पावर करने का जो काम है वो पैसा एक्ट के माध्यम से किया गया। एक बड़ी अच्छी बात मैं और बताता हूँ कि जो ये अधिकार है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फॉर्मेट में आज भी गाँव में व्यवस्था में थे, वनों में व्यवस्था में। तो उनके कभी, यानी जो मैं कबीला शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, हालांकि उससे गलत मतलब निकलता है, लेकिन फिर भी वो लोग उनके समूह में जो था, जहाँ पे वो वनों में रहते थे, उनके समूह के बीच में भी ये व्यवस्था थी। तो जब ये उनकी जो व्यवस्था थी उसमें हम देखते हैं कि एक चीज़ बड़ी अच्छी निकल के आती है कि गांव में जब भी ग्राम सभाएं फैसला लेती है ना, तो कोर्ट की तरह सिर्फ दंड देना नहीं चाहती। जब हम न्यायालय देखते हैं ना, तो न्यायालय क्या करे, न्यायालय दंड दे देता है, न्यायालय ये जजमेंट है, ख़त्म हो गया। लेकिन देखो आप गांव की और जनजाति समाज की व्यवस्था देखिए कि वो बोलते हैं कि आपकी सिर्फ दंड देना, दंड उनका नेग्लिजिबल रहता है असली में। वो बोलते हैं कि आप दोनों के बीच में विवाद था, का हमने ये हल निकाला है। हल निकालने में प्रमुखता है। और उसके बाद क्या व्यवस्था मालूम है, आपके बीच में मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, आपके बीच में सौहार्द रहना चाहिए। दो भाई हैं तो गले मिलवा के ही भिजवाती है ग्राम सभा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद एक को सजा हो गई तो दूसरे, वो अब जिस दूसरे भाई ने उसके ऊपर उसके विपक्ष में लड़ा था, वो उसके मन में उसके भावनाएं एक हम देखते हैं कुंठा से भर जाती है एक तरह से कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया करके। लेकिन जब हम जनजातीय व्यवस्था देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके बीच में सुलह कराई जाती है। सुलह में, समन्वय में और मनमुटाव समाप्त करने में जो है, इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए जो है ग्राम सभा को की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको हम ज़्यादा परिपक्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने देखा कि उनकी परंपरागत व्यवस्था को, उनके यानी संसाधनों को जिस तरह से वो संरक्षित करके रखना चाहते हैं, उसको संस्कृति की जिस तरह से रखना अच्छा करना चाहते हैं, इन सभी को जो है पैसा एक्ट के माध्यम से हमने मजबूत करने की कोशिश की है। एक चीज़ और मजबूत की है, अब आप समझो कि ये जितने अधिकार थे ना, ये कहीं ना कहीं उनके बीच में स्थापित थे, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद, अंग्रेज़ों के रहने के दौरान से अंग्रेज़ों के जाने के बाद तक के हमारे मन में ऐसा नैरेटिव बुन दिया गया कि ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इनसे पल्ला झाड़ लिया धीरे धीरे। उसमें भी जो है सबसे आगे जनजातीय समुदाय रहा, उसी ने काफ़ी लंबे समय तक खींचा इसको
कि हाँ हम उस सांस्कृतिक, ये जो सांस्कृतिक पहलू है इनको हम स्थापित रखने की कोशिश की उन्होंने लंबे समय तक के, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में देश के अंतर्गत जिनको मैं उल्लेखित नहीं करना चाहता हूँ, उसके तहत जो है उनसे ये व्यवस्था छिन गई, क्योंकि उनके ऊपर, उनकी संस्कृति के संरक्षण के ऊपर किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। अब हम क्या देखते हैं कि उसके बाद परिणाम क्या निकला कि आज आपकी व्यवस्था वो है, आपने कोई फैसला ले लिया, लेकिन क्या है, पुलिस का दखल है, क्योंकि अंग्रेज एक व्यवस्था बना के चले गए, आपकी व्यवस्था को मान्यता नहीं है, और जब तक आपकी व्यवस्था को मान्यता नहीं है तब तक आप कितनी भी अपने संस्कृति का संरक्षण करना चाहें, कितने भी परंपरागत व्यवस्था को जो पुनर्जीवित करना चाहे, कितने भी अपने आध्यात्म आस्था को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको कोई मान्यता नहीं है। तब मन में विचार आया कि हाँ, उस व्यवस्था को मान्यता देना बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्राम सभाओं को मान्यता देना का काम है, जो वो बाईस एक्ट ने किया, ये उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो व्यवस्था है और जो व्यवस्था हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं उसको कोई ना कोई मान्यता तो होनी चाहिए। मान्यता नहीं है तो वो कैसे स्थापित रहेगी? आप ग्राम सभा फैसला ले ले और कलेक्टर के पास चल जाए, कलेक्टर कैसे उसके फैसले को मानेगा? कलेक्टर तो बोलेगा कि भैया हमारा ये नियम कानून है, सरकार का ये गाइडलाइंस है, हम तो इसके तहत काम करेंगे। तो क्यों? क्योंकि आपकी व्यवस्था को मान्यता नहीं है। मान्यता दिलाना जो है ना, वो सबसे बड़ा उद्देश्य था पैसा एक्ट का। इस तरह से जो हमने पैसा एक्ट की जो है, ये मूल भावना के अंतर्गत काम करने की हमने कोशिश की है। पैसा एक्ट के बारे में आप सोचेंगे, जैसा आपने बताया मुझे कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, कई पुस्तकों के माध्यम से आपको उसके बीच के अंदर की कंटिका मिल जाएंगी। लेकिन जो मैं भावना बता रहा हूँ, जिसके आधार पे जो है पैसा एक्ट को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में हमने लागू करने की कोशिश की है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसे, इन आधारों से जो है आपको यानी परिचित कराने का जो है वो मेरा मूल उद्देश्य था। तो ये मेरी बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था। पैसा एक्ट की परीक्षा में इन आधारों पे जो है हमने पैसा एक्ट को 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में कुछ बदलाव के साथ विलोपित करने की कोशिश की है, और एक प्रयास है। और आप देखो, इस देश में एक और चीज़ बहुत अलग है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं ना, और मैं विशेष तौर पे, मेरे को, क्योंकि बाकी कानूनों में तो मैं काफ़ी यानी सहज हूँ कि उनका पालन उतना समय पे हो गया करके, जनजाति समुदायों के बारे में हम जब देखते हैं ना इस देश में, तो कानून बनते हैं, अधिकार आते हैं, लेकिन उनके पालन कराने में, उनको अधिकार सही तरीके से दिलाने में ना समय का कितना फेर हो गया है। 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल लग जाते हैं देश में, जब जाके जनजाति समुदाय को उसका अधिकार मिलता है। इसलिए क्या है कि बहुत से अधिकार जो है ना, अभी लोगों को अटपटे लगते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ यार, अभी कैसा है, अभी तो जिन 5वीं अनुसूची के क्षेत्र उसमें तो अन्य समाज भी बहुत रहता है, फिर ऐसा क्यों है, इतनी वरीयता क्यों दे दी गई है जनजाति समुदाय का? सोचिए, 70 साल उनका अधिकार, उनका जो है वो कहीं ना कहीं क्षुद्र रूप में कहीं पे सोया हुआ रहा है। 70 साल के बाद अधिकार मिल रहा है, और ये समाज इतना भूला है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप 5वीं अनुसूची के कंडिकाओं को पढ़ें, इतनी मजबूत अधिकार हैं कि धारा 370 के बराबर की टक्कर के मजबूत अधिकार हैं। जब धारा 370 में हम देखते हैं ना, तो उन अधिकारों का प्रयोग भी पूरा हो गया और दुरुपयोग भी हो गया। और ये 70 साल में जनजाति समुदाय ना अपने अधिकारों की शुरुआत नहीं कर पाया है। ऐसा समाज ही। तो अभी ज़रूरत है उनको 40-50 साल आगे जो है वो इन अधिकारों का, जो अधिकार आज तक वो शुरू ही नहीं कर पाया है, उन अधिकारों का परिपालन हो। 5वीं अनुसूची का है, चाहे पैसा एक्ट का है, उनको भले ही अधिकार लेट हो गए हैं, भले ही आज की डेट में वो थोड़ी से उतने समन्वय नहीं बिछा पा रहे परिस्थिति के साथ, लेकिन जो है उनके अधिकार उनको एक तरह से मिले ही नहीं है। वो अधिकार आज शुरुआत हुई है, तो एक उनको अधिकार लगातार मिलने चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए। इस निमित्त जो है सरकार जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पैसा एक्ट को इतनी मजबूती से लागू करने के लिए बड़े ही तत्पर भाव से काम करने की कोशिश कर रही है। कहीं ढीला ढलाई भी है, और मेरा कहने का मतलब है, बार बार कहता हूँ, इतने सालों की व्यवस्था, अंग्रेज़ों की व्यवस्था, अंग्रेज़ों के बाद सरकारों ने व्यवस्था को नहीं समझा, एकदम से लोगों के मन में आया। अभी मैं बताता हूँ कि वन विभाग के मन में भाव आता है कि वन तो हमारे कब्जे में है, एकदम से ये कैसे जनता को मिल रहा है। तो बताना चाहूँगा, पहले तो उन्हीं का अधिकार था,
उसके बाद जो है वो सरकार की संपत्ति बनी, फिर संपत्ति से फिर जो है जनता को मिल रही है। लेकिन हम इस बात में समन्वय बना के रख रहे हैं कि इतना हो जिससे किसी तरह की विसंगति ना आ जाए, किसी तरह के किसी चीज़ के हम गलत राह में ना चले आएँ, कल एक तरह के गलत दो राह में ना खड़े हो जाएं। ये समझने की हम कोशिश करके उतने समुचित कर रहे हैं। लेकिन अधिकार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अधिकार मिले ही नहीं आज तक। और अब वो समय आया है कि जब वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हुए हैं। अब यदि उनको उनके अधिकार नहीं मिले तो एक अलग वैमनस्य मन में आएगा, उस बात को भी अंकित करना पड़ेगा। नक्सलवाद की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, देश जूझ रहा है, तो देश को समझने की ज़रूरत है कि जनजातीय समुदाय को उसके अधिकारों की प्राप्ति पहुंचाना, और ऐसा समाज जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना तो दूर, यानी मेरा माफ का दुरुपयोग करना तो दूर, वो जागरूक तक नहीं हो पाया है, तो उसको वो अधिकार प्राप्त कराना जो है वो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे मन में मंशा बड़ी हमेशा रहती है कि मैं उनके अधिकार के जो काम है उनके लिए सतत लगा रहूं, उनके लिए लड़ाई लड़ता रहूं। तो 5वीं अनुसूची 65 के लिए मैं हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहता हूं और उसी के लिए लगा रहता हूं।